तो आज हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की। अभी तक हमें पढ़ा था कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, तो उसमें कई सुधार किए गए थे। तो फिर उन सुधारों के बाद में भी भारत शासन अधिनियम को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड था, तो सबसे पहले हम उस बैकग्राउंड को जानते हैं। तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया। तो इसमें जो सुधार किए गए थे, तो उनकी समीक्षा के लिए एक कमीशन या एक कमेटी बिठाई गई। उस कमेटी का नाम था साइमन कमीशन। ये कब आई? 1927 में। तो साइमन कमीशन जब भारत आया, तो सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, एक भी भारतीय शामिल नहीं था। तो इससे भारतीयों को लगा कि अगर इस कमीशन ने कुछ सिफारिशें दी या कुछ सुधार किए तो वो हमारे काम नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें किसी ने भी भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व नहीं किया। तो इसीलिए साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। अब साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, तो जो अंग्रेज थे, तो अंग्रेज़ों ने कहा कि हम ठीक है, हम कोई भी सुधार नहीं कर रहे, एक काम कीजिए, आप भारत के लोग ही अपनी एक कमेटी बिठाइए और उसके आधार पर आप नए एक्ट में जो भी सुधार करने हैं वो हमें बता दीजिए या उसकी रिपोर्ट बना के हमें दे दीजिए। तो ऐसा करने पर एक शख्स सामने आते हैं, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने साइमन कमीशन की चुनौती को एक्सेप्ट किया और 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की। लेकिन अब इस नेहरू रिपोर्ट से भी किसी को प्रॉब्लम होने लगी। अब वो प्रॉब्लम किसको हुई? वो हुई मोहम्मद अली जिन्ना को। जिन्ना को ये लगा कि इस जो नेहरू रिपोर्ट है उसमें मुस्लिमों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांग रखी। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो नेहरू रिपोर्ट और दूसरी जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग। तो इन्हीं मांगों को देखते हुए जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने इन दोनों को चर्चा करने के लिए ब्रिटेन बुलाया। और ब्रिटेन में 1930, 1931 और 1932 इन 3 सालों में 3 गोलमेज सम्मेलन रखे गए। इन गोलमेज के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसको हम बोलते हैं श्वेत पत्र या वाइट डॉक्यूमेंट। एक दस्तावेज तैयार किया गया जिसमें सिफारिशें थी, जिसमें शामिल था नेहरू रिपोर्ट के कुछ तथ्य और जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग। इन सब पे जब चर्चा करके दस्तावेज बनाया गया, तो यही दस्तावेज किसका आधार बनता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, जो भारत शासन अधिनियम था 1935 का, उसका आधार बनता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो 1935 का अधिनियम था उसके अब प्रावधान क्या क्या थे, क्या क्या नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था और 14 सूत्रीय मांग में क्या क्या कहा गया था, उसको हम देखते हैं। तो इसके अब प्रावधान की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रावधान था कि जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत और जो देसी रियासतें थी, इनको मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। अब इस अखिल भारतीय संघ में जो ब्रिटिश प्रांत के लोग थे, इनका तो आवश्यक था इनका शामिल होना,
क्योंकि इनके लिए कोई चॉइस नहीं रखी गई कि आप शामिल हो भी सकते हो या नहीं, तो इनके पास कोई चॉइस नहीं थी, इनको शामिल होना ही था। लेकिन जो देसी रियासतें थी उनके नरेशों को कहा गया कि यदि आप शामिल होना चाहते हैं तो इसमें शामिल हो जाइए और विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दीजिए। तो ये प्रावधान तो किया गया, लेकिन जो देसी रियासतें थी वो अखिल भारतीय संघ में मिलना नहीं चाह रही थी। तो इनकी जब सहमति नहीं बनी तो ये अखिल भारतीय संघ नहीं बन सका, ये केवल प्रावधान बनकर रह गया। उसके बाद में दूसरे की हम बात करें, जो केंद्र था और जो प्रांत थे, इनके बीच शक्तियों का विभाजन किया गया और इसमें जो भी सब्जेक्ट थे उनको 3 भागों में बांटा गया। ये 3 भाग कौन कौन से थे? पहला केंद्र सूची, राज्य सूची और तीसरा था समवर्ती सूची। सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। इस केंद्र सूची को संघ सूची नाम दिया गया। अब ये सूचियां क्या क्या थी, उन पे कौन कानून बना सकता था उसके बारे में बात करते हैं। तो ये थी केंद्र सूची, ये राज्य सूची और ये समवर्ती सूची। तो ये केंद्र हो गई, ये बीच में हम समवर्ती कर देते हैं और ये राज्य सूची। इस पे केंद्र सरकार जो थी वो कानून बना सकती थी, इस पे जो प्रांतीय सरकार थी या जो राज्य सरकार थी वो कानून बना सकती थी। लेकिन जो समवर्ती सूची थी इस पर ये दोनों कानून बना सकती थी। केंद्र भी इस पे कानून बना सकती थी और प्रांतीय जो सरकार थी वो भी इस पर कानून बना सकती थी। फिर इसी में एक प्रावधान किया गया कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ होगी, जो अवशिष्ट पावर्स होगी वो गवर्नर के पास होगी, जो गवर्नर जनरल था उसके पास होगी। अवशिष्ट शक्तियों से मतलब अगर जो केंद्र सूची में जो राज्य सूची, समवर्ती सूची, अगर इनसे अलग कोई भविष्य में कोई अलग प्रावधान आता है या अलग सब्जेक्ट आता है तो उसको अवशिष्ट सूची में रखा जाएगा और उस पर कानून बनाने का हक होगा गवर्नर जनरल का। जो कि हमारे वर्तमान में जो भी अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं उन पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो केंद्र का होता है। उसके बाद में जो 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था, जो स्टेट में डायरकी थी उसको केंद्र में कर दिया गया 1935 के जरिए। और केंद्र में वही 2 विषय, हस्तांतरित विषय और आरक्षित या रिजर्व सब्जेक्ट्स, आरक्षित विषय। जो हस्तांतरित विषय थे उन पे कानून मंत्रिपरिषद बना सकती थी और जो आरक्षित विषय थे वो गवर्नर के अधीन थे, उन पर गवर्नर जनरल जो था वो कानून बना सकता था। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद में जो सेंटर था उसमें विधायिका जो थी उसे 2 सदनों में बांटा गया, उसको द्विसदनीय बनाया गया। 2 सदन कौन कौन से थे? पहला वही केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। जो 1919 के अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया था, उस कार्यकाल को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया और इसका वही 5 वर्ष था। जिस प्रकार राज्यसभा और लोकसभा होती है वही प्रावधान किया गया। उसके बाद में जो बर्मा था, जो वर्तमान का म्यांमार है, उसे भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा व सिंध नाम के 2 प्रांत बनाए गए, नए प्रांत बनाए गए। इसी अधिनियम के तहत 1935 के तहत एक संघीय बैंक, एक यूनियन बैंक और एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई।
अब ये न्यायालय क्या था? तो ये जो न्यायालय था, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसी तरह न्यायालय था। इसकी जो मुख्यालय था इसका, वो दिल्ली रखा गया। और अगर इसके विरुद्ध कोई जो अपील दायर करनी होती थी, तो वो कहाँ होती थी? प्रीवी काउंसिल में, जो कि ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट थी। और जो संघीय बैंक था, जो आज हम देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। इसका जो अधिनियम लाया गया था वो 1934 में लाया गया, और आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। और जो आरबीआई था, जैसे ही म्यांमार अलग हुआ भारत से, तो आरबीआई ने भारत व म्यांमार दोनों के लिए संघीय बैंक की भूमिका निभाई। ये कुछ समय के लिए म्यांमार का भी केंद्रीय बैंक बना हुआ था। 1937 में फिर हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन होने के बाद जो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली थी वह समाप्त हो गई, और जो प्रांत थे उनको फ्रीडम मिल गई, लेकिन जो गवर्नर था उसने इनको रद्द कर दिया। गवर्नर ने जो स्वतंत्रता थी राज्यों को, उनको रद्द कर दिया। तो ये जो हमने पढ़ा अभी तक, वो भारत शासन अधिनियम 1935 था। अब इसके नोट्स की बात कर लें। तो पृष्ठभूमि में देखते हैं तो साइमन कमीशन 1927 में भारत आया। भारतीयों ने इसका विरोध किया और ब्रिटिशर्स ने चुनौती दी कि आप ऐसी रिपोर्ट तैयार करके हमें दे दो, हम उस पर काम कर देंगे। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई 1928 में, और इसी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग रखी। और इन्हीं मांगों को देखते हुए चर्चा करने के लिए 1930, 1931 और 1932 में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। और इसी गोलमेज सम्मेलन में एक श्वेत पत्र जारी किया गया, जो किसका आधार बना? भारत शासन अधिनियम 1935 का। अब इसके प्रावधान की बात करते हैं। तो इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। 321 आर्टिकल और 10 शेड्यूल थे। और इसके प्रावधान की बात करें तो इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश प्रांतों व देशी राज्यों के अखिल भारतीय परिषद का प्रावधान किया गया, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों का शामिल होना नरेशों की इच्छा पर निर्भर था। ये सफल नहीं हो सका। दूसरा, संघ और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। विभिन्न विषयों की 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो गवर्नर के अधीन रखी गई। 1919 के अधिनियम के तहत जो द्वैध शासन प्रांतों में लागू किया गया था, उसे केंद्र में लागू किया गया, और हस्तांतरित विषय मंत्रिपरिषद के अधीन, और जो आरक्षित विषय थे, या आरक्षित आएगा, जो आरक्षित विषय थे वो गवर्नर जनरल के पास रखे गए। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। प्रांतीय विधायिका को प्रांतीय सूची व समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। और इस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तथा उड़ीसा और सिंध नाम के 2 प्रांत बनाए गए। अगला आता है, इस अधिनियम में एक संघीय बैंक आरबीआई तथा संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को, और इसका जो अधिनियम आया था वो 1934 में लाया गया था। प्रांतों में 1937 ईस्वी में चुनाव संपन्न होने के पश्चात द्वैध शासन समाप्त हुआ, लेकिन गवर्नर की निरंकुश शक्तियों ने इस स्वायत्तता को बेमानी कर दिया, अर्थात रद्द कर दिया। तो इस अधिनियम के बारे में जो जवाहरलाल नेहरू है, वो इस अधिनियम को दास्ता का चार्टर कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि दास्ता का चार्टर
किस अधिनियम को कहा गया है, तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत शासन अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। और इस अधिनियम के बारे में एक और बात कही गई कि यह एक ऐसी ट्रेन थी जिसमें ब्रेक तो उत्तम थे लेकिन इंजन गायब था। तो ये ब्रेक सहित होते हुए भी बिना इंजन की एक गाड़ी थी, ऐसा किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ तक हमारा 1935 का अधिनियम हमने पढ़ लिया। यही अधिनियम आगे जो हमारा संविधान बना उसका आधार बना, और इसी आधार पर हमारा संविधान तैयार किया गया। इसीलिए इस अधिनियम को मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। फिर हम उसके बाद में संविधान सभा की बात करेंगे। तो बाकी काम पढ़ेंगे कल।